अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं अतून सीरीज़ किस्त नंबर 70। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। मैंने दरख्त से उतरकर अपनी खाली कोठरी का एक चक्कर लगाया और वापस आम के दरख्त पर चढ़कर शाख से चिमट कर पड़ गया। सारी रात इसी तरह गुजर गई। सुबह की अजान के साथ सुहरा की माँ और इसका बाप बेदार हो गए। उन्होंने वज़ू किया और जानिमाज़ पर जा बैठे। रहमत अभी तक सो रहा था। दिन का उजाला हुआ तो इन लोगों ने इसी देगची में रात की बासी खिचड़ी निकालकर खाई और बरामदे में बैठकर बातें करने लगे। इनकी बातों से मालूम हुआ कि करतारपुर हिंदुस्तान में इनकी काफ़ी ज़मीनें थीं। अपनी एक हवेली थी जहाँ वो आराम व आसाइश की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे, ऊपर से जवान बेटे की शहादत और जवान बच्ची के उठाए जाने का गम पहाड़ बनकर टूट पड़ा था। बस 2-4 रोज हुए कैंप की जिंदगी से घबराकर मेरी कोठी के बरामदे में आकर पड़ गए थे। अचानक कोठी के बाहर एक जीप आकर रुकी। इसमें से 3-4 खुशपोश आदमी निकले। एक सिपाही भी उनके साथ था। करख्त चेहरे वाला एक फरबा आदमी इनके आगे आगे था। इसकी मोटी तोंद खाकी पतलून में बाहर निकली हुई थी। उनमें एक लाइनमेट अफसर था जिसने आते ही इन बेघर मुहाजिर देहातियों के सामान को देखकर कहा, तुम कहाँ से आ गए हो यहाँ? ये कोठी तो मलक साहिब को अलाट हुई है। मोटी तोंद वाले मलक साहिब थे। उन्होंने सूरा के बाप को टूटे फूटे सामान और ईंटों के धुआं खाए चूल्हे को हकारत से देखा और देगची को लात मारकर बोला, इन गंदे देहाती मुहाजिरीन से खुदा बचा ले। किस कदर गंद डाल रखा है उन्होंने कोठी में। सिपाही ने कोठी के चौपट खुले दरवाजों में झांक कर कहा, शाह जी, उन्होंने तो कोठी का सारा सामान लूट लिया है। सुगरा के बाप ने बड़ी आजिज़ी और हलीमी से कहा, भाई जी, हम जब यहाँ आए थे तो ये कोठी बिल्कुल खाली पड़ी थी। मोटे मलिक साहिब ने झिड़क दिया, ओए तुम गाँव वाले बड़े जमले होते हो, किसी के हाथों में सारा माल बेच दिया होगा। अच्छा चलो उठाओ यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर और भाग जाओ यहाँ से। रहमत ने कहा, जनाब हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई घर नहीं। अलाइनमेंट अफसर ने झंझलाकर कहा, ओए हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है, जाओ वापस कैंप में जाओ, ये कोठी मलिक साहिब को अलाट हो गई है। फिर वो मलिक साहिब की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, मलिक साहिब आप अपना सारा सामान अंदर रखवाएं और कोठी को ताला लगाएं। मैं शाह जी को अगले बला की कोठी अलाट करके अभी आता हूँ। अलाइनमेंट अफसर 2 खुशपोश आदमियों के साथ जीप में बैठकर चला गया। मलिक साहिब अपने 2 साथियों के हमरा कोठी के कमरों का जायजा लेने लगे। मुझे ताज्जुब इस बात पर हो रहा था कि कोठी मेरी मलकियत थी, किसी हिंदू सिख की मतरूका जायदाद नहीं थी। फिर भी अलाइनमेंट वालों ने इसे मलिक साहिब को मुफ्त में अलाट कर दिया था। खैर, अगर यहाँ ये बदकिस्मत गम नसीब देहाती घराना पहले से आकर न बैठा होता तो मैं शायद परवाह न करता। मुझे कोठी से क्या लेना था, मगर ये देहाती कुंबा बड़ा अलम नसीब था। उनके पास तो सर छुपाने की कोई जगह भी नहीं थी। फिर ये मेरी कोठी थी और मैं ये चाहता था कि यहाँ सुगरा की वालिदा वालिद और रहमत ही रहें। सिपाही ने जेब से निकाला हुआ एक भारी होलडाल अंदर लाकर रख दिया और सुगरा के बाप की तरफ नफरत से देखकर बोला, चलो मियाँ जी, यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करो। सुगरा की माँ खामोश थी, रहमत भी चुप था। सुगरा के बाप ने आहिस्ते से कहा, अगर हमें आज के दिन यही क्वार्टर में पड़े रहने दे तो हम कल तक कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेंगे। तुंदेल मलिक साहब का तो पारा चढ़ गया। अगर तुम इस तरह नहीं जाते तो मैं भी तुम्हारा सामान बाहर फिकवा देता हूँ। मैं दरख्त की शाखों में छुपा ये सारा ड्रामा देख रहा था। मुझे तुंदेल मलिक साहब पर सख्त गुस्सा आया। ये कौन होता है मेरी कोठी से इन शरीफ लोगों को निकालने वाला। मैं इसी वक्त इसे मजा चखाना और वहाँ से भगाना चाहा, लेकिन सोचकर रुके कि इस तरह सुगरा की वालिदा और बाप भी घबराकर कोठी से भाग जाएंगे। जिस कोठी में काला सांप रहता हो वहाँ कौन ठहरता भला। चुनांचे मैं खामोश रहा। मलिक साहब के साथी ने कहा, चलो उधर क्वार्टर में आज के दिन पड़े रहो, लेकिन शाम तक कोई दूसरे का तलाश करके यहाँ से चले जाना। तुम रात यहाँ नहीं रह सकते। अच्छा जी, जो अल्लाह को मंजूर है, सुगरा के बाप ने आह भरकर कहा। ये बेचारे बदनसीब देहाती अपनी खाली चारपाई, देगची, लोटा, खेस और मिट्टी का प्याला उठाकर सामने ही बने हुए मेरे नौकर बल्कि साइज के क्वार्टर में जाकर बैठ गए। मलिक साहब ने सिपाही और अपने साथी से कहा, तुम लोग जाकर सामान ले आओ, मैं यहीं रहता हूँ। वो लोग चले गए। तोंदिल मलिक साहिब अपनी तोंद को पतलून की पेटी से ऊपर किया, जेब से रेशमी रुमाल निकाला, मुंह पर आया पसीना पूंछा और कोठी के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। इस मुतकब्बर और नख्वतज़दा आदमी को यहाँ से हमेशा के लिए भगाने का यही मौका था। चुनांचे मैं दरख्त से उतर आया और पीछे से खुश घास में रेंगता अपने बेडरूम की अकबी खिड़की से बाथरूम में दाखिल हो गया। तुंदिल मलिक साहिब कोठी के कमरों का जायजा लेते ड्राइंग रूम से चलते मेरे खाली बेडरूम में दाखिल हो चुके थे। मैं बाथरूम के दरवाजे के पीछे दहलीज से सर उठाए देख रहा था। वो बेडरूम के वस्त में आकर छत को तक रहे थे, जहां मैंने अपनी नागन बीवी मालिका की ख्वाहिश पर रंगीन रोगनी बेल बूटे बनवाए थे। मैं बाथरूम के दरवाजे निकलकर एकदम फन खोलकर फर्श से 4 फीट बुलंद होकर खड़ा हो गया। मलिक साहिब की तरफ मेरी पूछ थी। मैंने एक जोरदार फुकार मारी। मलिक साहिब ने घबराकर मेरी तरफ देखा। अब जो इन्हें चंद कदमों के फासले पर एक 5 फीट लंबा सांप फन उठाए जुबान लहराता और फुकारे मारता नजर आया तो दहशत के मारे इनकी जुबान गुंग हो गई। थर थर कांपने लगे। मैं फुकार मारकर इनकी तरफ बढ़ा
और अपना फन इस तरह मारा जैसे हमला करने लगा हूँ। मलिक साहिब चीख मारकर बाहर दौड़े। मैंने फन समेटा और बाथरूम की खिड़की से होकर दूसरे बाग में आ गया और फिर घास के अंदर तेज से रेंगता आम के दरख्त पर चढ़ गया। मलिक साहिब फोन संभालते गेट की तरफ दौड़े जा रहे थे। वो सांप सांप का शोर मचा रहे थे। सुगरा का बाप और रहमत क्वार्टर की तरफ से दौड़ते हुए आए। कहाँ है जी सांप? मलिक साहिब को तो पसीने छूट रहे थे। कोठी के बरामदे की तरफ इशारा करके कहा, अंदर अंदर। काला फनियर था। उफ, खुदा ने बचा लिया खुदा ने। रहमत दरख्त की एक शाख तोड़कर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा तो इसकी बहनी से अंदर जाने से मना किया, मगर जवान खून था। वो ड्राइंग रूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद इसने वापस आकर कहा, अंदर सांप कहीं नहीं मलिक जी, वो कहीं छुपा होगा। मलिक साहब ने हाँफते हुए कहा, इतना लंबा सांप मैंने पहले कभी नहीं देखा। उफ ना भाई, मैं तो इस कोठी में नहीं रहूंगा, मेरी तौबा। जीप अलाइनमेंट अफसर भी वापस आ गया। मलिक साहब को परेशान देखा और पूछा, क्या बात है? मलिक साहब ने कहा, भाई मुझे किसी दूसरे ब्लॉक की कोठी अलाट कर दें, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ इतना बड़ा सांप रहता है। अलाइनमेंट अफसर ने बहुत इसरार किया, मगर तोंदे मलिक साहब तो कोठी के गेट के बाहर जाकर खड़े हो गए थे। सिपाही से कहें हमारा होलडाल निकाल कर ले आए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने अपने एक साथी को मुतवज्जो होकर कहा, भागकर शहर जाओ और कमरदीन को मना कर दो कि सामान अभी ना ला, हम कोई दूसरी कोठी देखेंगे। उन्होंने जेब से बटुआ निकाला, उसमें से कुछ नोट निकालकर अलाइनमेंट अफसर को दिए। अलाइनमेंट अफसर ने मुस्कुराकर सर हिलाया, नोट जेब में रखे और सिपाही से कहा, मियाँ दाद जाओ मलिक साहब को होलडाल अंदर से ले आओ। सिपाही अंदर जाने से डर रहा था। मलिक साहब ने इसे भी कुछ रुपए दिए। सिपाही लाठी जमीन पर मारता डरते डरते ड्राइंग रूम में गया और होलडाल उठाकर ले आया। होलडाल जीप में रखकर मलिक साहब अपने साथियों के हमरा वहां से रफू चक्कर हो गए। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन अब ये खदशा था कि सांप निकल आने की वजह से ये देहाती कुंबा भी वहां नहीं रहेगा, जबकि मैं चाहता था कि यही गम नसीब शरीफ लोग मेरी कोठी में रहें। लेकिन ये देहाती लोग थे और सांप इनके लिए कोई ऐसी दहशतनाक चीज नहीं थी। देहातों में सांपों से वास्ता पड़ता रहता है। चुनांचे जब मैं थोड़ी देर बाद नौकर के क्वार्टर के पास गया तो ये लोग वहाँ बैठे यही बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ सांप निकल आया, जिसकी वजह से इन्हें वहां से उठाया नहीं जाएगा। रहमत बोला, इस सांप को मैं आज ही ढूंढ कर मार डालूंगा। सुगरा की माँ बोली, हम इसी कोठी में पड़े रहेंगे, सांप तो कोठी के अंदर है, हम वहां नहीं जाएंगे, क्यों किसी की जान ले, हमें तो कुछ नहीं कहता। रहमत बोला, और अगर वो यहाँ आ गया तो? सुगरा का बाप कहने लगा, सांप को कुछ ना कहो तो वो भी कुछ नहीं कहता, मैंने खेतों में कई बार सांपों को देखा है, मैंने कुछ नहीं कहा तो वो खामोशी से निकल गए। इन लोगों के दिलों में कीड़े मकोड़ों के लिए भी रहम और मोहब्बत थी। जवान लड़के रहमत का रवैया कुदरती था। मैंने बहरहाल फैसला कर लिया कि इन लोगों को वाटर की तरफ बिल्कुल नहीं आऊंगा, और अगर ये कोठी में गए तो भी सामने नहीं आऊंगा। जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे भूल जाएंगे तो मैं खुद ब खुद कोठी में आबाद हो जाएंगे। मगर 2 दिन बाद वही संगदिल अलाइनमेंट ऑफिसर एक नए आदमी को कोठी में ले आया। हालांकि इस अलाइनमेंट ऑफिसर को इल्म हो गया था कि कोठी किसी हिंदू या सिख की मदरूगा कोठी नहीं है, लेकिन वो फिर भी आदमी को लेकर चला रहा था। ये जो नया आदमी था, इसने शिकारियों वाली बर्जस पहन रखी थी, टांगे सूते थी। इसने सुगरा के बाप को तहकीर अमीर नजर से देखा और अलाइनमेंट अफसर से कहा, क्यों भाई, ये धोबी लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? इसके अंदाज से जाहिर होता था कि इसने ऑफिसर को पैसे खिला रखे हैं। अलाइनमेंट अफसर खुशामदाना लहजे में कहने लगा, खान साहब ये तो कोठी की चौकीदारी कर रहे थे, बस आपके आते ही ये रफू चक्कर हो जाएंगे। फिर वो सुगरा के बाप से मुखातिब होकर बोला, कल यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा लेना बाबा जी। सुगरा का बाप हैरान सा होकर इसका मुंह तक रहा था। मुझे बर्जस वाले अकड़फू जताते खान साहिब पर सख्त गुस्सा आ रहा था। ये खान साहिब अलॉटमेंट अफसर के साथ कोठी देखने के लिए बरामदे में दाखिल हुए तो मैं एक बार पीछे से होकर बेडरूम के साथ बाथरूम में आ गया। इस वक्त खान साहिब अफसर के साथ ड्राइंग रूम को देख रहे थे। जो ही बेडरूम में आए, मैं एक दिल दहलाने वाली फुकार मारकर बाथरूम के सामने खड़ा हो गया। मेरा फन झूम रहा था, मुंह से फुकारें निकल रही थी। खान साहिब दहशत ज़दा होकर पीछे को दौड़े और ऐसे गए कि फिर पलटकर नहीं देखा। सांप और चोर की दहशत वाकई बहुत होती है। इसके बाद कोठी देखने कोई ना आया। मजीद 2 रोज गुजर गए। तीसरे रोज दोपहर के बाद सुगरा की माँ, सुगरा का बाप और रहमत ठंडे बरामदे में लेटे थे। मैं बाहर वाले आम के दरख्त में छुपा बैठा था कि अचानक बाहर से किसी फकीर ने सदा लगाई। इस आवाज ने मुझे चौंकासा दिया। जानी पहचानी आवाज थी। क्यों भाई, कोई अल्लाह का बंदा नान किलाब खिलाएगा? मैंने शाखों में से गेट की तरफ देखा। मैं समझ गया वही बुजुर्ग आदमी चला रहा था जो मुझे मॉडल टाउन के बस स्टॉप पर मिला करता था और जिसने मुझे मालिका नागन के अजाब से निजात दिलाई थी। मैं तेजी से नीचे उतरने लगा। बुजुर्ग फकीर बरामदे में आकर खड़ा हो गया और सुगरा के बाप से कहने लगा, क्यों बाबा, नान कबाब नहीं खिलाओगे? सुगरा के बाप ने बड़ी हलीमी से कहा, बुजुर्गो, नान कबाब तो इस वक्त नहीं है, ये थोड़ी सी खिचड़ी रात के लिए रखी है, इसे कबूल कर ले तो मेहरबानी होगी। इस असना में मैं तेज से दरख्त से उतरकर इसके सामने फन उठाकर लहराने लगा। सुगरा की माँ इसका खामे तो डरकर एकदम पर हट गए। रहमत ने लट उठा लिया। बुजुर्ग फकीर ने हाथ के इशारे से रहमत को भी बैठे रहने को कहा, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मियाँ, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मैंने दिल में कहा, ये इसी मालिका नागन का इंतकाम है हुजूर। जैसे मेरे दिल की आवाज़ फकीर ने सुन ली थी, सर हिलाकर बोले, मैं समझ गया, सब समझ गया।
پھر سورا کے والد کے توجہ ہو کر کہنے لگے، میاں جی آپ نان کباب نہیں کھلاتے تو نہ صحیح، یہ سانپ ہمارا دوست ہے، یہ ہمیں نان کباب کھلا دے گا، کوئی بات نہیں، آؤ میاں۔ یہ کہہ کر بزرگ پیر نے مجھے بڑے آرام سے پکڑ کر اپنے لمبے کرتے کی جیب میں ڈال لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ گیٹ سے نکلتے ہی بزرگ فقیر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور میرے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میاں تم تو مالکہ ناگن کی پکڑ میں آ گئے، چلو کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ فقیر اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہا تھا، کچھ دور تک چلنے کے بعد رک گیا۔ اس نے مجھے جیب سے نکالا تو میں نے دیکھا میں اسی بندر کے کھنڈر کے سامنے ہوں جس کی چھت گرنے سے میں سانپ کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ میاں یہاں مالکہ ناگن نے تم پر حملہ کیا تھا، گھبراؤ نہیں، میں ابھی اس کا نان کباب بناتا ہوں۔ بزرگ فقیر نے مجھے مندر کے ٹوٹے پھوٹے کھنڈر بنے دروازے کی دہلیز پر رکھا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئے۔ ان کا رخ مندر کی طرف تھا جس کی چھت ڈھہ گئی تھی، مگر ایک دیوار اب بھی دکھائی دے رہی تھی، بس یہی ایک دیوار باقی رہ گئی تھی جس پر بنی ہوئی مورتی کو لوگوں نے پتھر مار کر توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ فقیر نے کہا، میاں یہاں لیٹ جاؤ، دیکھو میں اس مورتی سے نان کباب منگانے لگا ہوں۔ میں دہلیز کے پاس سے سیدھا لیٹ گیا۔ بزرگ فقیر نے منہ میں منہ کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور دیوار کی ٹوٹی پھوٹی مورتی کی طرف جلالی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، نوری چڑیل، تو اب بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، بتا تیرا نان کباب بناؤں کہ کباب؟ میں دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا، پہلے تو دیوار میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ فقیر نے دوسری بار پھونک ماری کر جلالی آواز میں اپنا جملہ دہرایا تو جیسے دیوار ہلنے لگی، رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی مورتی کا باقی حصہ بھی جیسے زلزلے کے ایک جھٹکے کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ مجھے کسی عورت کی چیخ کی آواز سنائی دی جو میرے جسم کے بالکل قریب سے ہو کر جیسے اوپر فضاؤں میں لرزتی ہوئی غائب ہو گئی۔ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، تیرا مقام آگ ہے، آگ آگ، اب تو واپس نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ مجھے ایک دم ایک جھٹکا لگا اور جیسے کسی نے میرے آنکھوں کے آگے ہاتھ کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میرا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے جسم سے چپک کا تنگ لباس کھینچ رہا ہے۔ مجھے اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے پاؤں ہلائے، پھر ہاتھ ہلائے، میری آنکھوں کے آگے ہاتھ اٹھ گیا۔ بزرگ فقیر میرے سامنے بیٹھا مسکرا رہے تھے۔ میاں خدا کا شکر بجا لا، اٹھو، اب سب سے پہلے چوک میں چل کر مجھے نان کباب کھلاؤ۔ میں پھر سے انسانی شکل میں واپس آ چکا تھا۔ میرا لباس وہی تھا جو سانپ کا روپ اختیار کرتے وقت میں نے پہن رکھا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، میری آنکھوں میں مسرت اور عقیدت کے آنسو مڑ آئے۔ میں نے بزرگ فقیر کا ہاتھ چوم لیا، وہ ہاتھ پیچھے کرتے بولے، میاں خدا کے حضور سجدہ ادا کرو، ادھر قبلہ شریف ہے۔ میں خدا کے حضور بطرف قبلہ سجدے میں گر پڑا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ بزرگ فقیر غائب ہو چکے تھے۔ انہیں غائب ہونا ہی تھا، وہ تو اللہ کے حکم سے میری مدد کو آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ بخش دیے تھے اور مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ میرا لباس اور کرتا پاجامہ ہی تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں 70-80 کے قریب کرنسی نوٹ موجود تھے۔ 1952 میں یہ رقم بہت ہوا کرتی تھی۔ میں نے مندر کی منہدم دیوار کو دیکھا، وہاں سوائے ملبے کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں خوشی خوشی اپنی کوٹھی کی طرف چلا گیا۔ ملکہ ناگن کا آسیب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ سپہر ڈھل رہی تھی، درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، فضا میں گرمی تھی، لیکن یہ گرمی مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی اور مجھے پسینہ بھی نہیں آ رہا تھا، جو اس امر کا ثبوت تھا کہ میری غیر معمولی طاقت مجھے واپس مل گئی تھی۔ کوٹھی کے برآمدے میں دیہاتی کنبا اپنا مختصر سامان باندھ رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو سغرا کے باپ نے مجھے دیکھ کر کہا، آپ کو یہ کوٹھی الاٹ ہو گئی، فکر نہ کریں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آپ بے شک قبضہ کر لیں۔ میں مسکرایا، برآمدے کے فرش پر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میں اس کوٹھی کا اصلی مالک ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، میں باہر گیا ہوا تھا، اب آیا ہوں۔ سغرا کا باپ اٹھ کھڑا ہوا، آپ کی کوٹھی آپ کو مبارک ہو بیٹا، ہم مہاجر ہیں، کیمپ میں چلے جائیں گے۔ سغرا کی ماں اور رحمت خاموش بیٹھے مجھے تک رہے تھے۔ میں نے کہا، میاں جی میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا، آپ اسی کوٹھی میں رہیں گے۔ انہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کوٹھی کی رجسٹری موجود ہے جو میں نے ایک بینک میں رکھوائی ہوئی ہے۔ میں اس مالک کی حیثیت سے آپ کو اس میں رہنے کی دعوت دے رہا ہوں، میرے لیے ہونے والا کمرہ ہی بہت ہے۔ میری باتوں سے انہیں خلوص اور پیار محبت کی خوشبو کا احساس ہوا اور وہ جلد مجھ سے گھل مل گئے۔ رحمت نے بتایا کہ اس کوٹھی میں ایک سانپ رہتا تھا جسے ایک فقیر پکڑ کر لے گیا ہے۔ میں نے کہا، چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ سانپ چلا گیا۔ سغرا کا باپ کہنے لگا، جب ہم یہاں آئے تو کوٹھی کا سارا سامان لوگ لوٹ کر لے جا چکے تھے، یہاں کئی لوگ قبضہ کرنے مگر سانپ کے ڈر سے بھاگ گئے۔ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہم نیا سامان لے آئیں گے۔ میں نے سغرا کی والدہ اور والد سے درخواست کی کہ وہ ڈرائنگ روم میں آ جائیں، انہیں نوکر کے کوارٹر میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ شام کو میں بازار سے کچھ کھانے پینے کو لے کر آیا، ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ سغرا کے باپ نے مجھے اپنی بیٹی سغرا کے بارے میں بتایا کہ وہ مشرقی پنجاب میں رہ گئی ہے۔ مجھے سب کچھ پہلے سے علم تھا، پھر بھی میں نے انہیں حوصلہ دیا کہ مسلم لیگ کے ٹرک مشرقی پنجاب سے ان کی بیٹی کو ضرور واپس لے آئیں گے۔ میرا سغرا کی والدہ اور والد سے انسانی ہمدردی کا رشتہ استوار ہو چکا تھا، لہٰذا میں ان کی ہر حالت میں مدد کرنا چاہتا تھا۔ اب میرے ضرور ہو گیا تھا کہ سانپ سے واپس انسانی روپ میں آنے کے بعد اپنی خفیہ قوتوں کو آزماؤں۔
सरस्वती देवी के गुंदरू मंत्र की मदद से अपनी शक्ल बदलने के तजर्बे से मैं घबरा रहा था। खुदा जाने मैं दोबारा किस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊं। बाकी मेरी वालिदा साहबा की रूह की तरफ से अता किया गया कदीम मिस्री उस्लूब का जादू था, जिसको पढ़ने के बाद मैं किसी शय को छूकर इसे बहुत ही छोटे साइज का बना सकता था। मैंने कदीम मिस्री उस्लूब को आजमाने का फैसला कर लिया। बाथरूम में घुसकर मैंने पहले अंदर से चटखनी लगाई। बाथरूम में प्लास्टिक का एक लोटा पड़ा था। सबसे पहले मैंने गुस्ल किया, अपने जिस्म और कपड़ों को पाक साफ किया। फिर वालिदा का तस्वुर करके कदीम मिस्री उस्लूब पढ़ा। इसके साथ ही मैंने प्लास्टिक के लोटे को उंगली लगा दी। लोटे पर कोई असर न हुआ, इसका साइज छोटा न हुआ। मैंने परेशान होकर दूसरी बार श्लोक को पढ़कर उंगली लगाई तो लोटा एकदम इतना छोटा हो गया जैसे फर्श पर एक घूंगा पड़ा हो। मैं बहुत खुश हुआ और दूसरी बार श्लोक पढ़कर छुआ तो वो फिर अपने असली साइज पर आ गया। ये ताकत मुझे वापस मिल चुकी थी, लेकिन सरस्वती देवी के गुंदरू मंत्र को आजमाने से मैं डर रहा था कि जाने मेरी शक्ल क्या से क्या हो जाए। मैं बाथरूम से निकल आया। एक रोज रहमत ने कैंप से वापस आकर खबर सुनाई कि परसों मुस्लिम लीग वालों का एक ट्रक बाजियाफ्ता औरतों को बरामद करने मशरकी पंजाब जा रहा है। सुगरा की वालदा और वालिद खुदा की हुजूर दुआएं मांगने लगे कि जैसे भी हो इनकी बच्ची वापस मिल जाए। मैंने इस्रार किया कि मैं भी रहमत के साथ सुगरा बहन को लेने मशरकी पंजाब जाऊंगा। सुगरा के वालिद को क्या एतराज़ हो सकता था। मैं रहमत के साथ कैंपी और ट्रक में मशरकी पंजाब जाने के लिए अपना नाम भी बतौर सुगरा के भाई के लिखवा दिया। मुझे अंदेशा था कि अगर वहाँ कोई उलझन पैदा हो गई तो अकेला रहमत इसे हल न कर सकेगा। चुनाचे एक रोज़ मैं और रहमत ली के एक ट्रक में बैठे वाघा बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। हमारे साथ बाज याफ्ता ख़वातीन के अंजुमन के सेक्रेटरी साहिबा के अलावा अंजुमन की सदर और पुलिस का एक दस्ता भी था। हमारे खुसूसी परमिट बनाए गए थे। अभी पासपोर्ट वीज़े का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, अगर सरहद का तयन हो चुका था, मगर बाकायदा सरहदी फौज कायम नहीं हुई थी। दोनों तरफ फौज के जवान पहरा देते थे और वो भी वाघा बॉर्डर पर, जहाँ एक आर्जी गेट बना दिया गया था। भारत के बॉर्डर पर हमारे ट्रक की मामूली सी चेकिंग हुई और हमें आगे जाने की इजाज़त मिल गई। बाज़-ए-आता ख़वातीन का सिलसिला दोनों हुकूमतों की बाहमी रजामंदी से शुरू किया गया था। पाकिस्तान में भी भारत के ट्रक इन हिंदू औरतों की तलाश में आते थे जो इधर देहात में रह गई थी। हमारा ट्रक जीटी रोड पर अमृतसर की तरफ चला जा रहा था। हमारी मंजिल जालंधर शहर के करीब का शहर करतारपुर था। सुगरा इसी गांव के एक हवेली में अपने माँ बाप के साथ रहती थी और जब बलवाई तलवारें कृपाने लेकर हवेली में घुसे तो इसी जगह इसके जवान भाई को शहीद कर दिया गया था। सुगरा का बाप और इसकी माँ बच्ची को साथ लेकर दूसरे मकान में कूद गए, लेकिन बलवाइयों में से एक सिख ने सुगरा को पकड़कर घसीट लिया और फिर खुदा जाने वहाँ क्या कोहराम मचा कि जब सुगरा का बाप और माँ रहमत के साथ जालंधर के मुहाजिर कैंप में पहुंचे तो सुगरा इनके साथ नहीं थी। जालंधर से कुछ मील इधर एक नहर के पुल के पास बने हुए डाक बंगले पर पहुंचकर हमारा ट्रक रुक गया। हमें यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। डाक बंगले पर भारतीय फौज की आरसी चेक पोस्ट कायम थी। हमारे कागजात की पड़ताल की गई। भारतीय सिपाहियों का रवैया सर्द मोहरी का था। दोनों जानिब फसादात में कत्लेआम के जरिए जख्म अभी ताज़ा थे। यहाँ भारत के बाज़-ए-आता ख़वातीन के अंजुमन की सेक्रेटरी मिस लीला नायडू और अंजुमन के सदर वाशना भगत मौजूद थे। उन्होंने बज़ाहिर मुस्कुराकर हमारा खैर मकदम किया। यहाँ से एक छोटी सड़क करतारपुर शहर और इसके कुबो जवार के देहात को जाती थी। हमारे साथ जो दूसरे 3 देहाती आदमी बैठे थे, इनकी औरतें भी इसी इलाके के देहात से अगवा हुई थी। रहमत ने नहर की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ से हमारा गांव 2 कोस पर है। हम ट्रक से उतरकर एक दरख्त के नीचे बैठे थे। रहमत धोती के पल्लू से अपने माथे का पसीना पूंछकर कहा, शाह जी, क्या हमारी बहन हमें मिल जाएगी? मुझे तो उम्मीद नहीं, लगता है हम अपने जख्मों को हरा करने आ गए हैं। मैंने कोई जवाब न दिया और सामने डाक बंगले में बरामदे में अपनी पाकिस्तानी सेक्रेटरी साहिबा और सदर साहिब को मेज़ पर बैठे हुए भारतीय फौजियों के पास कागजात पर दस्तखत वगैरह देख रहे थे। किसी वक्त मुझे लगता था कि महज खानापुरी हो रही है और रहमत का अंदाजा सही कि कोई लड़की वापस नहीं मिलेगी। खुदा जाने वो कहाँ पहुँचा दी गई होंगी। फिर ख्याल आता कि इसी तरह हिंदू सिखों की मकबूल लड़कियां भी पाकिस्तान में हैं और उन्होंने भी इन्हें बरामद करना है। हो सकता है कि ये लोग सुगरा और दूसरी लड़कियों को बाज़याफ्त करवाने में हमारी मदद करें और हम सुगरा को वापस ले जाने में कामयाब हो जाएं। मौसम काफ़ी गर्म था, धूप में काफ़ी तपिश थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अंजुमन बाज़याफ्ता ख़वातीन के सदर साहिब हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि हम डाक बंगले के कमरों में जाकर आराम करें क्योंकि वो पहले दूसरे लोगों की बच्चियों को बरामद करने जा रहे हैं। हम डाक बंगले में आ गए। दोपहर का 1 बज गया। ये लोग अभी तक वापस नहीं आए थे। रहमत ने कहा, भूख लग रही है। डाक बंगले से बाहर निकल आए। चेक पोस्ट के सिख संतरी हमें मशकूक नजरों से देख रहे थे। वहाँ करीबी टहली के दरख्तों तले एक औरत तंदूर पर रोटियां लगा रही थी। हम इसके पास बैठकर दाल रोटी खाई। ये पाकिस्तान के शहरों में रही थी। इससे हमने पूछा कि हम जिस औरत को निकालने आए वो हमारी क्या लगती है। रहमत ने कहा कि मेरी बहन है। सिख शरणार्थी औरत के पास इस वक्त सिवाय हमारे और कोई गाहक नहीं था। इसने तुरु में रोटी निकाल के एक तरफ छाबे में रखी और बोली, करतारपुर से सुना है कुछ मुसलमान लड़कियां अगवा हुई हैं, मगर वो करतारपुर में नहीं है। तुम्हें वहाँ अपनी बहन नहीं मिलेगी। रहमत इस सिख औरत से कुछ पूछने वाला था कि मैंने आंख के इशारे से चुप रहने को कहा और खुद सवाल किया, बहन जी, हमारी बहन का नाम सुगरा बीबी है। आपको कुछ पता है इसे कहाँ ले गए होंगे? सिख औरत खामोशी से रोटियां लगाती गई। मैं खुद शरणार्थी थी, मुझे क्या पता वो कहाँ होगी।
ہم اٹھ کر ڈاک بنگلے کی طرف چلے گئے تو جانے سے اس عورت کے دل میں کوئی خیال آیا۔ دوپٹے سے اپنے چہرے کا پسینہ پونچھ کر بولی، کہتے ہیں گنڈا سنگھ نے 4 مسلمان عورتیں گھر میں ڈال رکھی ہیں، پر وہ ڈکیت ہے، کئی خون کر چکا ہے، دریا پار کہیں رہتا ہے جنگل میں۔ ڈاک بنگلے کا ایک سکھ فوجی جوان ڈونگا لیے وہاں آ گیا۔ مائی کڑی ڈونگا بھر دے دال نال سنگتا لئی۔ میں نے رحمت کو اشارہ کیا اور ہم وہاں سے کھسک کر ڈاک بنگلے کی طرف چلے گئے۔ رحمت کہنے لگا، شاہ جی یہ تو بڑی مصیبت پڑ گئی، گنڈا سنگھ تو ڈاکو ہے۔ میں نے کہا، اس سکھ عورت کی بات پر اعتبار نہ کرو، ہمارے ساتھ انجمن کے افسران ہیں، وہ سغرا کو ضرور برآمد کر لیں گے۔ 3 بجے پاکستان انجمن کے صدر اور سیکرٹری صاحبہ اور سپاہی ٹرک میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ 2 پاکستانی بازیافتہ عورتیں تھیں جو سر جھکائے رنجو علم کی تصویر بنی ٹرک میں بیٹھی تھی۔ سغرا ان میں نہیں تھی۔ رحمت مایوس ہو گیا۔ سیکرٹری صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے سارا علاقہ چھان مارا ہے، کرتارپور کے آس پاس کے کسی دیہات میں کوئی مزید مغوی خاتون نہیں ہے۔ رحمت نے کہا، بہن جی میری بہن کو گنڈا سنگھ ڈکیت نے اغوا کیا ہے، یہ تنور والی عورت نے بتایا ہے۔ سیکرٹری صاحبہ نے رحمت کو ڈانٹ دیا، ہم ڈاکوں کا مقابلہ کرنے یہاں نہیں آئے، ہمیں ان عورتوں کو لے کر واپس پاکستان جانا ہوگا، ہم یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ چیک پوسٹ پر بازیافتہ خواتین کے بارے میں ضروری اندراج کے بعد واپس پاکستان جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ بھارتی سپاہیوں نے ٹرک کی ایک بھر پھر تلاشی لی۔ میں نے رحمت کو ایک طرف لے جا کر کہا، تم ٹرک میں بیٹھ کر واپس پاکستان چلے جاؤ، میں سغرا کو لے کر ہی واپس آؤں گا۔ وہ ہکا بکا ہو کر میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، سغرا کی ماں سے کہنا فکر نہ کرے، سغرا جہاں بھی ہے میں اسے نکال کر لے آؤں گا، اور ہاں کسی سے کوئی ذکر مت کرنا، یہ لوگ بھی میرے بارے میں مجھے تو یہی کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں فرار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں ایک طرف درختوں کے پاس چلا گیا، پھر آہستہ آہستہ کھسکتا ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کھیتوں کے پیچھے ہو گیا، اور پھر میں نے تیز تیز ایک جانب چلنا شروع کر دیا۔ میری جیب میں کچھ ہندوستانی نوٹ موجود تھے، میں جتنی تیز رفتاری سے چل سکتا تھا چلتا رہا۔ ایک بات طے تھی کہ جب ٹرک والوں کو پتہ چلے گا کہ ایک پاکستانی غائب ہے تو میری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ ہمارے وفد کے ارکان میری گمشدگی کا معاملہ گول کر جائیں گے، کیونکہ اس طرح بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسی طرح چلتا گیا تو سامنے سپاہی میدانوں کھیتوں میں چھپنے کی کوئی آڑ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے چھپ جاؤں۔ چنانچہ میں ایک درخت پر چڑھ کر اس کی گھنی شاخوں میں اچھی طرح چھپ کر بیٹھ گیا۔ خیال تھا کہ وہ لوگ میری تلاش میں آئیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد پاکستانی ٹرک سٹارٹ ہونے اور چلنے کی آواز سنائی دی۔ غالباً انہوں نے میرے معاملے کو گول کر دیا تھا اور میری گمشدگی کی چیک پوسٹ والوں کو اطلاع نہیں کی تھی۔ ٹرک کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ درخت کی گھنی شاخوں کی وجہ سے مجھے ٹرک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب ٹرک کی آواز آنا بند ہو گئی تو میں نے درخت سے اتر آیا اور ایک طرف چلنے لگا۔ درختوں کے ذخیرے سے نکلا تو سامنے کٹے ہوئے کھیت آ گئے، ان کے پار کچا راستہ دور ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اس گاؤں کے درختوں کے جھنڈ دھبوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ رحمت نے کہا تھا کہ ان کا شہر کرتارپور وہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر ہے، یقیناً یہی کرتارپور کا شہر تھا۔ جلدی میں نے رحمت سے سغرا کا حلیہ نہ پوچھ سکا تھا، اب مجھے اپنے طور پر ہی سغرا کو تلاش کرنا تھا۔ میرا لباس کرتا پاجامہ تھا اور ہندو بھی اس قسم کا لباس پہنتے تھے، اگرچہ میں نے شلوار پہنی ہوئی تھی، مجھ پر مسلمان ہونے کا شک ہو سکتا تھا۔ میرے پاؤں میں چپل تھی۔ راستے میں گاؤں کی طرف سے ایک بوڑھا سکھ آتا ہوا ملا۔ میں نے اسے پوچھا کہ سردار جی کرتارپور یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے پیچھے گاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا، پتر وہ ہے کرتارپور گاؤں۔ گاؤں کے باہر ایک مسجد نظر آئی جو ویران ہو چکی تھی۔ ذرا آگے گیا تو ایک گردوارہ آ گیا۔ کرتارپور اچھا خاصا شہر تھا۔ ایک طرف درختوں میں شرنارتھیوں نے کیمپ لگا رکھا تھا، کئی ایک نے کچے گھر بھی بنا لیے تھے۔ مال مویشی درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے تھے۔ ایک راہٹ چل رہا تھا، راہٹ کی گدی پر ایک نوجوان سکھ لڑکا بیٹھا تھا۔ میں نے چوپجے پر پانی میں منہ ہاتھ دھویا، پانی پیو، سکھ لڑکے سے باتیں کرنے لگا۔ کھیتوں میں 2 سکھ کسان ہل چلا رہے تھے۔ سکھ لڑکے کی زبانی معلوم ہوا کہ اس گاؤں میں مندر نہیں ہے اور آبادی سکھوں کی ہے، جن میں آدھے سے زیادہ پاکستان سے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ میں گاؤں میں داخل ہو گیا۔ جس طرح پنجاب کے گاؤں تھے ویسا ہی یہ ایک نسبتاً زیادہ آباد گاؤں تھا۔ ایک ہی کچا بازار تھا جو گاؤں کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں جہاں ٹیڑھے میڑھے کچے مکان بنے ہوئے تھے، دکانیں سکھوں کی تھیں۔ ایک بھاری بھرکم سکھ صرف دھوتی باندھے اپنی آٹے دال کی دکان کے آگے سائبان تلے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کانسی کا ڈول تھا، گلے میں کرپان لٹک رہی تھی۔ میں نے پاس جا کر ست سری اکال کہا تو اس نے ایک ڈکار مار کر ست سری اکال کا جواب دیا۔ میں نے کہا، سردار جی پاکستان کا شرنارتھی ہوں، مول چند میرا نام ہے، گھر والے امرتسر کیمپ میں پڑے ہیں، میں روزگار کی تلاش میں آیا ہوں۔ سکھ نے ڈول منہ کے ساتھ لگا لیا تھا، ڈول میں لسی تھی۔ اپنی گھنی مونچھیں پوچھ کر اس نے ڈول مونڈے کے پاس سے زمین پر رکھ دے اور بولا، لالا جی ادھر کا روزگار ملے گا، جلندھر جاؤ، تم مجھے شہری لگتے ہو، پیچھے کہاں رہتے تھے؟ میں نے اسے بتایا کہ پاکستان میں فیصل آباد کے ایک گاؤں میں رہتے تھے، میری 2 بہنیں مسلمان اٹھا کر لے گئے، بڑا بھائی مارا گیا، سکھ پر کچھ اثر ہو گیا، اس نے مجھے خالی مونڈے پر بیٹھنے کا کہا، مجھ سے ہمدردی کرنے لگا۔ اس نے مجھے پیالے میں لسی ڈال کر پلائی۔ پتر تم گاؤں میں کیا کرو گے؟ اچھا میں تمہارے لیے کوشش کروں گا کہ کوئی مکان یا کوئی دکان الاٹ ہو جائے۔ میں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مغوی خواتین کی بات چھیڑ دی۔ سردار جی ہماری بہت سی عورتیں ادھر رہ گئی ہیں،
کیا यहाँ हमने मुसलमानों से अपना बदला लिया कि नहीं? सिख पेट पर हाथ फेर कर बोला, ऐसा बदला लिया कि सारी उम्र याद करेंगे। मैं करतारपुर का ही हूँ, शरणार्थी नहीं हूँ। यहाँ की 4 मुसलमान औरतें सिख उठाकर ले गए। इन मुस्लिमों की ऐसी तैसी, ढोलन दाल में तो किसी जवान सिख लड़की को निकलने नहीं दिया इन मुस्लिमों ने। मैंने कहा सुना है करतारपुर की 4 मुसलमान औरतें गंडा सिंह डकैत उठाकर ले गया था। सिख झुंझलाकर बोला, ओए तो फिर क्या हुआ? उधर हमारी औरतें भी तो रह गई हैं। गंडा सिंह डकैत अपना बेली है, धर्मी सिख है। मैंने फौरन हाँ में हाँ मिलाया, क्यों नहीं सरदार जी, क्यों नहीं, सारी संगत अपनी है। दिन ढल गया तो सिख दुकानदार ने मुझसे कहा, बोलचंद पुत्र, रात रहोगे कि चले जाओगे? मैंने कहा शाम हो रही है सरदार जी, आपकी मेहरबानी हो तो रात यहीं गुजार दूं, कल सुबह चला जाऊंगा भगवान का नाम लेकर। सिख मुझे अपने घर ले गया, जहाँ इसकी उधेड़ उम्र सिख बीवी, 2 जवान लड़कियां और एक जवान बेटा भी था। उन्होंने मेरी खातिर तवाज़ी की। रात हुई तो सेन में चारपाई डालकर दरी बिछा दी गई। मेरा सिख मेज़बान मेरी चारपाई पर आकर बैठ गया, मुझे पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। कहने लगा, गांधी ने हमारे साथ धोखा किया है, हमने तो लाहौर को भी हिंदुस्तान में ही शामिल कर लेना था। मैं बस इसकी हाँ में हाँ मिलाता चला गया, लेकिन बातों के दौरान में इससे इस बात की तस्दीक कर ली कि गंडा सिंह डकैत दरिया पार रख में ही रहता था। रख पंजाब में इस जंगल को कहते हैं जहाँ दरख्तों और खाइयों की भरमार होती है और ऐसी भूल भुलैयां बनी होती है कि नावाकिफ आदमी अंदर चला जाए तो उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। गंडा सिंह डकैत के बारे में ये भी मालूम हुआ कि वो कई जराइम में पुलिस को मतलूब है, मगर इसका असर रसूख और दबदबा और दहशत इतनी है कि कोई थानेदार उधर का रुख नहीं करता। इलाहाबाजी कोई इलाके के थानेदार को बाकायदा महाना भी अदा करता है, मुझे कोई इस पर हाथ नहीं डालता और कत्लो गारतगरी करता फिरता है। रात सिख के मकान में गुजार कर मैं दूसरे रोज इनसे इजाज़त लेकर वहाँ से वापस जलंधर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन आगे जाकर मैंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। अब मेरा रुख दरिया की जानिब था। पुल वहाँ से काफ़ी दूर था। एक जगह छोटा सा घाट बना था, जहाँ से एक बेड़ा मुसाफिरों को दरिया के दूसरे किनारे पहुँचाता था। इस बेड़े के जरिए मैंने दरिया का चौड़ा पाट अबूर किया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर मैं भी देहाती आदमियों के साथ खेतों खेत चलता पगडंडी पर चलने लगा। फिर बजाय सस्ताने के लिए दरख्त की छांव में बैठ गया। वजह यह थी कि मैंने मशरकी जानिब रख के जंगल के दरख्तों को देख लिया था। ये जंगल मेरी मंजिल थी। इस जंगल यानी रख में गंडा सिंह डकैत की खुफिया कमीनगाह थी। मैं सोचने लगा कि मुझे किस हैसियत से इस जंगल में दाखिल होना चाहिए। जाहिर था कि अगर मैं एक आम मुसाफिर या हिंदू शरणार्थी बनकर सामने जाता तो मुझे पुलिस के मुखबर समझकर पकड़ लेते और मेरा मनसूबा अधूरा रह जाएगा। मुझे हलाक तो नहीं कर सका कि, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो इस लड़की यानी सुगरा को कत्ल कर डाले जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया था। मेरे पास ऐसा लिबास या सामान भी नहीं था कि मैं अपना हुलिया साधु ऐसा बना सकता। वैसे भी सिख डाकू हिंदू साधुओं से ज्यादा मुतासिर नहीं होते। मस्जिद सामीन हजरात, ये दास्तान अभी जारी है। बके वाक़या तकलीफ किस्में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।